हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम किरण है। जैसे कि आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, तो उसमें एक चैप्टर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वो चैप्टर की वीडियो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने अंकुर सर के कहने पे। तो हम इस एक वीडियो में पूरी सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम समझने से पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पर्सन है ए, ये पर्सन है बी। ए पर्सन बी पर्सन से कोई बात कह रहा है और बी पर्सन ए पर्सन की बात सुन के इसे जवाब दे रहा है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। इसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और क्या क्या तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के? जैसे लेटर लिख के, जैसे हम चिट्ठी लिखते हैं तो वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन ही तो हुई। कि जब इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो या किसी की इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो तो वो भी कम्युनिकेशन हुई। जैसे आप ईमेल भेजते हो किसी को तो वो भी कम्युनिकेशन हुई। टीवी देखते हो आप, रेडियो सुनते हो, वो भी सब क्या है? कम्युनिकेशन ही है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? जब कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को आप जोड़ते हो, जो कम्युनिकेशन उपकरण होते हैं उन सबको आप जोड़ते हो ताकि कम्युनिकेशन कर पाए। आगे हम देखेंगे किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है, उसे हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन से। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो बेसिकली 3 असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। सबसे पहला ट्रांसमीटर। दूसरा मीडियम या चैनल। मीडियम या चैनल। तीसरा रिसीवर। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ट्रांसमीटर क्या होता है, मीडियम या चैनल क्या होता है, रिसीवर क्या होता है। ट्रांसमीटर एक डिवाइस होती है या एक उपकरण होता है जो एक जगह पे लोकेटेड होता है। रिसीवर एक दूसरी डिवाइस है जो दूसरी जगह पे लोकेटेड होता है। ये उपकरण इसके पास भी हो सकता है या इससे दूरी में भी हो सकता है। और मीडियम या चैनल वो रास्ता है जहाँ से इंफॉर्मेशन गुजरती हुई जाती है। ये हमारा ट्रांसमीटर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ये हमारा मीडियम या फिर चैनल हो गया। ट्रांसमीटर क्या है? जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, वो डिवाइस जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, भेजता है। रिसीवर क्या है? ये वो डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। और ये क्या है? ये वो माध्यम है जहाँ से इंफॉर्मेशन गुजरती है। अब ये जो चैनल है इसमें कुछ नॉइज भी होती है। नॉइज क्या होती है? कोई अनवांटेड डिस्टरबेंस भी हो सकती है चैनल में। आगे हम पढ़ेंगे नॉइज क्या होता है। चैनल जो है वायर भी हो सकती है और इट मे बी वायरलेस। वायरलेस भी हो सकती है, यानी फ्री स्पेस में भी कम्युनिकेशन की जा सकती है। जैसे वायर में तो आपने देखा होगा टेलीफोन, लैंडलाइन जो आप घर में यूज़ करते हो, तो उसमें ट्रांसमीटर होता है। जैसे आप जैसे आप फ़ोन मिला रहे हो और जिसे आप फ़ोन मिला रहे हो वो रिसीवर है। तो कम्युनिकेट कैसे हो रहा है? वायर के थ्रू। फ्री स्पेस यानी कि फ्री स्पेस सॉरी फ्री स्पेस यानी एयर के थ्रू भी कम्युनिकेशन की जा सकती है, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसमीटर क्या होता है, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रांसमीटर डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स द सिग्नल। वो उपकरण जो सिग्नल को भेजता है। रिसीवर क्या होता है? वो डिवाइस जो सिग्नल को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, दैट रिसीव्स द सिग्नल। और मीडियम या चैनल क्या होता है? ये वो रास्ता होता है, पाथ थ्रू विच
path through which the signal is transmitted, the signal is transmitted from transmitter to receiver। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, T का मतलब ट्रांसमीटर है, R का मतलब रिसीवर है, यानी ये वो रास्ता है जिससे सिग्नल ट्रांसमिट होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, ये IS इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या हुआ, सूचना का स्रोत। जैसे मान लो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ, तो आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, मुझसे, तो मैं क्या हूँ, इंफॉर्मेशन का सोर्स, जहाँ से इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट हो रही है। तो ये जो मैसेज है, अब हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ना हो, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होगी, अब जो इंफॉर्मेशन होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि वो मैसेज हो, या फिर हो सकता है कि वो कोई पिक्चर हो, कोई वीडियो हो, कोई भी डेटा हो। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले वो मैसेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जो कि कौन करता है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो इन्फॉर्मेशन सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो मैसेज आएगा, सबसे पहले वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा ट्रांसड्यूसर से, फिर वो ट्रांसमीटर जो है उसको ट्रांसमिट करेगा आगे। ट्रांसमीटर, टी का मतलब ट्रांसमीटर, वो आगे चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, सबसे पहले उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ट्रांसड्यूसर द्वारा, फिर वो ट्रांसमीटर जो है उसे चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन किस तरह से की जा सकती है। बेसिकली दो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, और एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को फोन करते हो, टेलीफोन करते हो, तो वहां पे एक ट्रांसमीटर होता है और एक ही रिसीवर होता है। तो वो क्या हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही है, जहाँ पे एक ट्रांसमीटर हो, एक रिसीवर हो। और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे एक ट्रांसमीटर हो और मल्टीपल रिसीवर्स हो, बहुत सारे रिसीवर्स हो। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, आप जो रेडियो सुनते हो वो क्या है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि रेडियो सेंटर से ट्रांसमिट हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी सॉन्ग्स आप सुन रहे हो वो रेडियो सेंटर से ट्रांसमिट हो रही है, भेजी जा रही है, लेकिन उसे सुन कौन रहा है, उसे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, यानी मल्टीपल लोग सुन रहे हैं। तो वो क्या है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है। या हम मान लेते हैं लाइव क्रिकेट मैच आप देख रहे हो घर बैठ के टीवी पे, तो वो भी एक ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो जो ट्रांसमिट हो रहा है वो एक जगह से हो रहा है, स्टेडियम से ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन उसे देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, तो वो मल्टीपल रिसीवर्स है उसमें, तो क्या है वो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या एग्जाम्पल है हमारा, टेलीफोन, और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में हमारा रेडियो या फिर टीवी। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं इस चैप्टर में जो हमें पहले समझनी होगी, हम उन पे एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सिग्नल। सिग्नल क्या होता है, ये शब्द आपने पहले भी कई बार सुना होगा। सिग्नल क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन आप इंफॉर्मेशन सोर्स से रिसीव करते हो, जो आपको मिलती है, सबसे पहले वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। किसके द्वारा, ट्रांसड्यूसर के द्वारा। तो जब इंफॉर्मेशन, जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाती है, तो जो आता है निकल के, उसे हम सिग्नल कहते हैं। उसी सिग्नल को हम आगे भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सिग्नल क्या होती है, सिग्नल क्या होता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन
converted, information converted into electrical form, information converted into electrical form to make it suitable for transmission, to make it suitable for transmission, to make it suitable for transmission through the medium और चैनल। तो सिग्नल क्या होता है? सिग्नल वो होता है जब इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद जो हमारे पास सिग्नल आया, जो मैसेज या इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसके बाद हमारे पास क्या आया? सिग्नल। अब वो सिग्नल जो होता है वो उपयुक्त होता है कि उसे आगे भेजा जा सके। आप सिग्नल को भेजोगे आगे तो सिग्नल क्या होगा? पहले इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगी आपकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, किससे? ट्रांसड्यूसर से, और फिर वो आगे ट्रांसमिट होगी मीडियम के, ट्रांसमीटर से मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू। अब सिग्नल हमें पता है दो तरह की होती है, एक होता है हमारा एनालॉग सिग्नल, एक होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। सिग्नल एक होता है हमारा एनालॉग सिग्नल और एक होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कौन सा होता है? जब वोल्टेज या फिर करंट टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, उसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? जब वोल्टेज या करंट टाइम के साथ दो बार 2 टाइम्स चेंज हो रहा है, मतलब या तो अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो या तो वो 0 हो रहा है या 1 हो रहा है, या वो 0 हो रहा है या 1 हो रहा है, तो वो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर आपने अभी पढ़ा है क्या होता है? 1 सेकेंड। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ये वो उपकरण होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आप माइक पे बोलते हो, तो आपने क्या बोला? साउंड सिग्नल दिया, साउंड वेव निकली, तो वो साउंड सिग्नल किस में कन्वर्ट हो रहा है? जो आगे बैठे हैं जिनको जोर से सुनाई दे रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि transducer converts one form of energy to another form, converts device which converts one form of energy into another. Example, microphone into another. तो एग्जाम्पल क्या हुआ आपका? माइक्रोफोन। तीसरी डेफिनेशन पे आते हैं हम, एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन क्या होता है? अब हमने ये कहा कि ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट होता है और वो रिसीवर तक जाता है। अब सिग्नल जब ट्रांसमिट होता है तो प्रोपेगेट करते करते, यानी संचरण करते करते एक ऐसी जगह पे आ जाता है जब वो सिग्नल कमज़ोर होने लगता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो जब द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग, उसे हम एटीन्यूएशन ऑफ सिग्नल कहते हैं। तो होता क्या है? जब आपका ट्रांसमीटर है, ये आपका रिसीवर है, और ये आपका क्या है? चैनल। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। तो यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, तो चलते चलते प्रोपेगेट होते होते हो सकता है इस पॉइंट पे आके वो सिग्नल जो है उसकी क्षमता कम हो गई है, या वो सिग्नल कमज़ोर हो गया। तो होगा क्या? हम इसे क्या कहेंगे कि सिग्नल की एटीन्यूएशन हो गई है। क्या कहेंगे? सिग्नल एटीन्यूएट हो गया है। तो एटीन्यूएशन क्या होता है? The loss in the strength of signal, the loss in the strength of signal while propagating, संचरण करते टाइम, propagating through the channel, through the channel, तो हम कहेंगे कि सिग्नल जो है एटीन्यूएट हो गया। तो आपको पता चल गया कि सिग्नल की एटीन्यूएशन का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लीफिकेशन। अब हमने ये तो पढ़ा कि सिग्नल की क्षमता कम हो गई,
प्रोपिगेट करते करते, तो अब हमें उसकी क्षमता को बढ़ाना भी पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी करना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। जब सिग्नल की क्षमता कम हो जाती है, जब सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। द इंक्रीज, टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, उस प्रोसेस को हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब है कि सिग्नल की एम्पलीट्यूड बढ़ाना, और टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, टू इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाना यानी कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाना। और वो हम करते कैसे एम्प्लीफिकेशन? यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड एम्पलीफायर, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करती हूँ। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड एम्पलीफायर, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन क्या होती है? जब सिग्नल एटीन्यूएट हो जाता है, यानी प्रोपेगेट होते हुए उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो फिर हम करते हैं एम्पलीफिकेशन, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, यानी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? एम्पलीफायर की हेल्प से। तो इस प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेंज। रेंज क्या होती है? सपोज ये हमारा एक सोर्स है, सोर्स यानी जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ तक इंफॉर्मेशन जानी है। अब मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि इसकी रेंज है 5 किलोमीटर। क्या मतलब हुआ इसका? 5 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वो डिस्टेंस है जहाँ तक सिग्नल अपनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ पहुंच सके, कि 5 किलोमीटर तक तो ये अच्छी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पहुंच जाएगा, इसके बाद वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी। तो रेंज क्या होती है? वो मैक्सिमम डिस्टेंस, सॉरी, तो रेंज क्या होती है? वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक सिग्नल जो है सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ पहुंच सके। ये क्या हो गया? सॉरी बच्चों, 1 सेकेंड। सॉरी ये बीच में रुक गया था। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे रेंज की, कि रेंज क्या होता है? रेंज वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहाँ तक जो सिग्नल है आपका सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ पहुँच सके। मतलब कि जैसे मैंने बोला कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के बीच में जो 5 किलोमीटर की रेंज है, इसका क्या मतलब हुआ कि 5 किलोमीटर तक तो सिग्नल अच्छे से पहुँच जाएगा अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, इसके बाद वो कमज़ोर होने लग जाएगा। जैसे हम मान लो कि दिल्ली में आप रेडियो सुनते हो तो बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे ही आउट ऑफ स्टेशन आप दिल्ली के बाहर जाते हो तो चैनल्स कम होने लगते हैं, और कुछ चैनल तो आपको मतलब वो अच्छे से उसमें डिस्टर्बेंस ही आने लगती है, मतलब वो अपनी रेंज के आप उनकी रेंज के आप बाहर जाते हो। तो रेंज क्या होता है? एक मिनट।
तो रेंज क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस up to which, maximum distance up to which the signal is received with sufficient strength. तो रेंज क्या होती है? वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक सिग्नल अपनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ पहुंच सके। नेक्स्ट आते हैं हम, एक वर्ड है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है ये। मॉड्यूलेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से पंजाब जाना है और अगर आपको कहा जाए कि आपको पैदल जाना है, तो क्या आप जा पाओगे? क्या आप पहुंच पाओगे पैदल? हो सकता है चलते चलते आप बीच में ही वीक पड़ जाओ और हो सकता है पहुंच भी ना पाओ। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि आपको गाड़ी में जाना है, तो आप इजीली पहुंच जाओगे कुछ ही घंटों में। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस भी कुछ इसी तरह से है। अगर जो मैसेज भेजना है वो लो फ्रीक्वेंसी का है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। तो उसे क्या किया जाता है? जो मैसेज है लो फ्रीक्वेंसी का, उसे सुपर इम्पोज यानी उसे बिठाया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे, जिसे हम कैरियर वेव कहते हैं। उस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? when the signal of low frequency is superimposed on high frequency signal, इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। When the signal of low frequency is superimposed on high frequency signal, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या हुई? एक गाड़ी हुई। और लो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? आप हुई। तो जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बिठाया जाता है, तो उसे फिर आगे ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है। और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसे कहते हैं कैरियर वेव। क्या कहते हैं इसे? कैरियर वेव। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? वो सिग्नल जो लो फ्रीक्वेंसी के थे, उन्हें आगे ट्रांसमिट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बिठाया जाता है, सुपर इम्पोज किया जाता है, ताकि उन्हें आगे ट्रांसमिट किया जा सके। तो जो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम कैरियर वेव। तो मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, मतलब थोड़ी देर में अभी आगे पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन की क्यों जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे क्यों बिठाया जाता है। अभी तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया, तो इसकी आगे नीड हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एक टर्म है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? अब जैसे आपने मॉड्यूलेशन पढ़ा कि आप दिल्ली से पंजाब जा रहे हो कार में। अब जहां आपने जाना है, आप क्या करोगे? कार से उतरोगे और फिर जाओगे आप। तो डीमॉड्यूलेशन में भी ऐसे ही होता है कि आपने क्या किया? मैसेज जो कि लो फ्रीक्वेंसी का था, उसे सुपर इम्पोज किया हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे, कैरियर वेव पे। अब वो आपका मॉड्यूलेशन हुआ। तो जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तब वहां पे क्या होगा? कैरियर वेव और इस मैसेज सिग्नल जो कि लो फ्रीक्वेंसी का है, इनका जो सेपरेशन होगा, इस प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन from the carrier wave is known as demodulation. तो जब कैरियर वेव, जब जगह पे आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वहां जब कैरियर वेव और वो मैसेज सिग्नल जब सेपरेट होती है, उस प्रोसेस को आप डीमॉड्यूलेशन कहते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या होता है? रिपीटर्स क्या होता है? ये एक वो डिवाइस है, जो ये एक ऐसा उपकरण है जो रिसीव करता है सिग्नल को,
एम्पलीफाई करता है और दोबारा रीट्रांसमिट करता है। ये कौन सी डिवाइस है, ये कैसा उपकरण है जो सिग्नल को रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा यानी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और उसको फिर वापस दोबारा भेजेगा। डिवाइस विच रिसीव्स द सिग्नल, रिसीव्स यानी सिग्नल को प्राप्त करेगा, एम्पलीफाइज इट यानी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एंड रीट्रांसमिट्स इट और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के दोबारा आगे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपने पढ़ा था कि ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर तक ये रेंज है, 5 किलोमीटर तक जो सिग्नल है वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ पहुंच पाएगा, इसके बाद वो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि हमें 10 किलोमीटर तक सिग्नल भेजना है, लेकिन इसकी रेंज तो 5 किलोमीटर है, तो अगर 10 किलोमीटर तक सिग्नल भेजना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक इसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट है इसके बाद ये कमज़ोर होने लगेगा, तो वहाँ पे रिपीटर लगा देंगे ताकि सिग्नल जो है एम्पलीफाई कर, यहाँ रिसीव होगा सिग्नल, फिर वो एम्पलीफाई होगा यानी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर वो आगे दोबारा रीट्रांसमिट हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि रिपीटर्स जो होते हैं, रिपीटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, to extend the range of communication system। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी मदद से आप कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज को बढ़ा सकते हो, तो आप बोलोगे रिपीटर। ठीक है, तो रिपीटर्स क्योंकि सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, तो इसलिए रिपीटर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर्स और ट्रांसमीटर, इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। ठीक है, ये तो हो गई कुछ हमारी डेफिनेशंस। अब आगे हम आते हैं टॉपिक बैंडविड्थ पे। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होता है बच्चे, बैंडविड्थ क्या होता है, अब आप सिग्नल भेज रहे हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहे हो, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो यूज्ड होती हैं फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उन्हें हम बैंडविड्थ कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंफॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन भेजनी है आपने, वो आपकी आवाज़ भी हो सकती है, वॉइस हो सकती है, ठीक है, वो पिक्चर भी हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, या कोई मान लो कंप्यूटर डेटा भी हो सकता है, कंप्यूटर डेटा भी हो सकता है। तो ये जो सब इंफॉर्मेशन है इनकी अलग अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो जैसे ये हमारे सिग्नल्स हैं, तो आपको ये याद रखना है, जैसे ये सिग्नल्स हैं और ये बैंडविड्थ फॉर ट्रांसमिशन, कि हमें इन सिग्नल्स को भेजने के लिए इनकी कितनी बैंडविड्थ होनी चाहिए, इनकी कितनी रेंज होनी चाहिए। जैसे स्पीच सिग्नल है, स्पीच सिग्नल है, उसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, स्पीच सिग्नल की रेंज होती है 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज। तो उसकी बैंडविड्थ अगर हम निकालें, बैंडविड्थ जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज माइनस लो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, तो उसकी होगी 2800 हर्ट्ज। स्पीच सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए फॉर ट्रांसमिशन। म्यूजिक की बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, म्यूजिक की बैंडविड्थ होनी चाहिए 20 किलोहर्ट्ज फॉर ट्रांसमिशन। वीडियो की कितनी होनी चाहिए, 4.2 मेगाहर्ट्ज। और टीवी जो कि वॉइस भी कंटेन करता है, पिक्चर भी कंटेन करता है, उसकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, 6 मेगाहर्ट्ज। ओके, ये तो था बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स। अब हम करते हैं बैंडविड्थ ऑफ चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि एक होता है हमारा ट्रांसमीटर, एक होता है हमारा मीडियम,
और एक होता है हमारा रिसीवर। ये क्या है हमारा चैनल। हमने कहा था यहाँ नॉइज भी होती है। अच्छा, नॉइज की डेफिनेशन एक रह गई थी। नॉइज क्या होता है? अनवांटेड डिस्टरबेंस, ठीक है, अनवांटेड सिग्नल, जो कि इंटरनल भी हो सकता है और बाहरी एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चैनल होता है ये आपकी वायर हो सकती है, ठीक है, ये हमारी फ्री स्पेस हो सकती है, ओके, या ये हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है। जो वायर होती है उसमें वाइडली यूज्ड कौन सी होती है? कोएक्सियल केबल। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेगेशन के लिए, संचरण के लिए, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी का वायुमंडल। अब हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो चारों ओर से एक वायु से घिरी हुई है। वायु जो कि गैस, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, राइट। तो पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है जो कि बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक गैशियस एनवलप होता है जो अर्थ को जिसने सराउंड किया हुआ है, उसे हम अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इसमें हम 4 लेयर्स पढ़ेंगे, 4 लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। 4 परतें, 4 परतें पढ़ेंगे। सबसे पहली परत ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। अब मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है अर्थ। इसमें पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर जो लेयर है उसे हम कहते हैं, ये 10 किलोमीटर ऊपर, जो 10 किलोमीटर ऊपर जो लेयर है इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या होती है? इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। सेकंड कौन सी होती है हमारी? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक, ये हमारी होती है स्ट्रेटोस्फेयर की परत। स्ट्रेटोस्फेयर जो कि हुई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। और इसी के बीच में, मतलब ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है, तो इसी के बीच में लगभग 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हमारी एक ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर होती है जो हमें सन से जो यूवी रेज आ रही है उससे प्रोटेक्ट करती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है वो होती है किसके बीच में? 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। इसके बाद जो हमारी लेयर होती है वो होती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो 50 किलोमीटर टू, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 65 किलोमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ बना देते हैं ऐसे। तो ये हमारी क्या हो गई? मीजोस्फेयर। और फोर्थ लेयर हमारी आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर जिसे हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। थर्मोस्फेयर जिसकी हाइट होती है 65 किलोमीटर टू 65 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, लगभग ऐसे लगा लीजिए। तो ये हमारी आइनोस्फेयर हो गई। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो 4 परतें हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक है? अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर। फिर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में बीच में ओजोन लेयर है, 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में एक ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन।
थर्ड हमारी मीजोस्फेयर, जिसकी रेंज क्या है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 65 किलोमीटर। देन है हमारी फोर्थ लेयर आइनोस्फेयर, जिसे हम थर्मोस्फेयर भी कह रहे हैं, जिसकी जो कि एक्सटेंड करिए फ्रॉम 65 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। थर्मोस्फेयर इसलिए कहते हैं इस परत को क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, चलिए, तो अब हमारा टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का संचरण कैसे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अभी आपने पढ़ा ही होगा अंकुर सर से, जो ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन होता है। तो इसमें सबसे पहला जो हम तरीका पढ़ेंगे, एक होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ, ठीक है, ये हमारा है ट्रांसमिटिंग एंटीना। एंटीना क्या होता है? एंटीना वो डिवाइस होती है जो सिग्नल को भेज भी सकती है, सिग्नल को रिसीव भी कर सकती है। ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना यानी कि जो सिग्नल को भेजेगा, रिसीविंग एंटीना जिसके पास सिग्नल आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा है ट्रांसमिटिंग एंटीना और ये है हमारा रिसीविंग एंटीना। रिसीविंग एंटीना, ठीक है। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में होता क्या है कि जो सिग्नल है ट्रांसमिटिंग एंटीना से होते हुए रिसीविंग एंटीना तक इस तरह से जाता है। मतलब कि जो ग्राउंड वेव है, जो पृथ्वी है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है इस सिग्नल पे जो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। द ग्राउंड वेव हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द सिग्नल विच इज गोइंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना। तो जो आपका सिग्नल जा रहा है वो बेसिकली इस पृथ्वी की सतह से ग्लाइड होता हुआ जा रहा है, ऐसे बहता हुआ जा रहा है। इसीलिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन को हम सरफेस वेव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। इसलिए इसे हम सरफेस वेव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो सिग्नल होता है ग्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब होता क्या है कि सिग्नल सरफेस ऑफ द अर्थ से पास होते हुए जा रहा है, तो होगा क्या कि वो एक करंट इंड्यूस करेगा ग्राउंड में। करंट इंड्यूस करेगा ग्राउंड में, जहां से वो पास होता हुआ जा रहा है करंट इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो करंट इंड्यूस करने की वजह से होगा क्या कि ये जो ग्राउंड है ये इस सिग्नल की जो ऊर्जा है उसे अब्जॉर्ब करेगा, उसे अब्जॉर्ब करेगा और फिर ये सिग्नल क्या होगी, एटीन्यूएट हो जाएगी, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ घट जाएगी। और ये सिग्नल जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा उतनी ही ज्यादा एटीन्यूएशन होगी। क्लियर? तो ये सिग्नल जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा उतनी ही ज्यादा इसकी एटीन्यूएशन होगी। तो हमने क्या बोला, ग्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लाइड होते होते एक करंट इंड्यूस होता है। करंट इज इंड्यूस्ड, current is induced in the ground over which it passes, जहां से ये गुजर रहा है। तो ग्राउंड क्या करेगा, इस सिग्नल की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा, इस सिग्नल की ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर लेगा। अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द ग्राउंड या फिर बाय द अर्थ। एंड देन होगा क्या, वेव इज एटीन्यूएटेड। वेव इज एटीन्यूएटेड का क्या मतलब हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ अब कम हो गई। और एटीन्यूएशन उतना ज्यादा होगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी।
तो जो ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मतलब दूर तक भेजने के लिए सूटेबल, उपयुक्त नहीं है। तो ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन इज नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपिगेशन। ठीक है, तो ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन किन सिग्नल्स के लिए सूटेबल है? तो जो सिग्नल्स सूटेबल हैं वो कौन सी हैं? जो सिग्नल सूटेबल हैं वो कौन सी हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्ज है, फ्यू मेगाहर्ट्ज। ओके, तो ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन जो है यानी सरफेस वेव प्रोपिगेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है। वो किस सिग्नल के लिए सूटेबल है? जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्ज से कम हो। ठीक है, ये एक तरीका हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपिगेट कराने का। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका, जो कि है हमारा स्काई वेव प्रोपिगेशन। स्काई वेव प्रोपिगेशन, स्काई वेव प्रोपिगेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो पृथ्वी है वो चारों ओर से पृथ्वी वायुमंडल से घिरी हुई है, जिसमें हमने 4 परतों के बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था आइनोस्फेयर। तो स्काई वेव प्रोपिगेशन में क्या होता है? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, दिस इज रिसीविंग एंटीना, और ये हमारी ओजोन सॉरी आइनोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है। ठीक है, होता क्या है, ये हमारी ट्रांसमिटिंग एंटीना है जो सिग्नल भेज रहा है, ये रिसीविंग एंटीना है जो सिग्नल रिसीव कर रहा है। तो यहाँ से सिग्नल आपका आइनोस्फेयर पे जाता है, आइनोस्फेयर से फिर रिफ्लेक्ट होके वो वापस अर्थ पे आ जाता है। तो इस तरह से जो प्रोपिगेशन हो रही है, इस प्रक्रिया से जो प्रोपिगेशन हो रही है उसे हम स्काई वेव प्रोपिगेशन कहते हैं। हुआ क्या कि अर्थ में ट्रांसमिटिंग एंटीना, इधर रिसीविंग एंटीना है, ये आपकी आइनोस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर में आइनोस्फेयर है। ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल जाएगा, आइनोस्फेयर लेयर एक रिफ्लेक्टर की तरह एक्ट करेगा, वहां से रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ पे भेज देगा। तो आइनोस्फेयर क्या किया? एक्ट एज रिफ्लेक्टर, एक्ट एज रिफ्लेक्टर। ठीक है, आइनोस्फेयर ने सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ पे भेज दिया। ठीक है, तो हम इसे एक बार लिख लेते हैं। जो स्काई वेव प्रोपिगेशन है, स्काई वेव्स आर रेडियो वेव्स of frequency between just a second, 3 megahertz to 30 megahertz। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होगी 3 हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, तो वो स्काई वेव प्रोपिगेशन, उससे स्काई वेव प्रोपिगेशन हो सकती है। सेकंड, आइनोस्फेयर जो है, आइनोस्फेयर जो है एक्ट एज रिफ्लेक्टर, एक्ट एज रिफ्लेक्टर फॉर सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कुछ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए ही वो रिफ्लेक्टर एक्ट करता है। किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज? ये वाली 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। अगर मान लो कोई सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है, सपोज एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आइनोस्फेयर उसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो सिग्नल आइनोस्फेयर से बाहर निकल जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा एंड विल एस्केप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, या मोर देन 30 हर्ट्ज, या ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे
फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 हर्ट्ज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना will penetrate the ionosphere, will penetrate the ionosphere and escape and will escape। तो अगर कोई सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है तो उस केस में आइनोस्फेयर रिफ्लेक्टर की तरह काम नहीं करेगा, वो आइनोस्फेयर से पेनिट्रेट कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी एंड विल एस्केप। ठीक है, अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी which when sent straight to the ionosphere, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो सीधा आइनोस्फेयर को भेजी जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फेयर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फेयर, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो सीधी आइनोस्फेयर पे भेजी गई, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस अर्थ पे आई, तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां से वो वापस अर्थ पे आई, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आइनोस्फेयर पे भेजी गई और आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके वो वापस अर्थ पे आ गई, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फेयर रिटर्न्स टू द अर्थ, रिटर्न्स, इसे नेक्स्ट पेज में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, रिटर्न्स टू द अर्थ, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को जहां से वो रिटर्न हुई अर्थ पे इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली मैंने आपको सिंपल समझाया है इसमें कि आपकी ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल आइनोस्फेयर पे गया, आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके रिसीविंग एंटीना पे आ गया, अर्थ पे वापस आ गया, इस तरह से स्काई वेव प्रोपिगेशन हो रही है। पर अगर इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो अर्थ एटमॉस्फेयर के जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो डेंसिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर के आप ऊपर जाओगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी। तो होगा क्या कि जैसे सिग्नल ऊपर जाएगा तो वो डेंसर से रेयरर में जाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है जब कोई रे डेंसर से रेयरर जाती है तो वो नॉर्मल के अवे बेंड होती है। तो इसमें भी यही होता है कि जैसे जैसे वो सिग्नल डेंसर से रेयरर की तरफ जाता जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आइनोस्फेयर पे आके एक पॉइंट पे आके वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी वहां पे। तो इतना हमें नहीं करना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्काई वेव प्रोपिगेशन में ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल गया, आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ पे आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेथड विच इज, और आइनोस्फेरिक जो लेयर होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, 65 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रोपिगेशन का तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपिगेशन का तरीका है, वो है स्पेस वेव प्रोपिगेशन, स्पेस वेव प्रोपिगेशन। स्पेस वेव प्रोपिगेशन एक अनदर मोड है, एक अनदर तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपिगेशन का। इसमें होता क्या है कि सिग्नल जो होता है वो आप कैसे भेजते हो, स्पेस के थ्रू। सिग्नल कैसे भेजते हो आप, स्पेस के थ्रू। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। रिसीविंग एंटीना है, एक सेकेंड,
ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये हमारा रिसीविंग एंटीना है। स्पेस वेव प्रोपेगेशन में ये मैंने स्ट्रेट बनानी थी, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं लग रही बट ये स्ट्रेट लाइन है। जो आपकी स्पेस वेव्स होती है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक। जो स्पेस वेव प्रोपेगेशन में स्पेस वेव्स होती हैं, स्पेस वेव्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्पेस वेव्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना जो सिग्नल को भेज रहा है, रिसीविंग एंटीना जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है। तो स्पेस वेव प्रोपेगेशन में जो सिग्नल होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसलिए इसको हम लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन भी कहते हैं, इसे हम लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन भी कहते हैं। ओके, तो अब मान लीजिए ये है हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये पॉइंट जो है होराइजन, यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं dt, और रिसीविंग एंटीना से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हम कहते हैं dr। ओके, और ये जो है ये क्या है dm, ये है मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। dm क्या है? मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। ये dt इन दोनों के बीच का डिस्टेंस dr। एनसीईआरटी में dt को लिखा हुआ है रेडियो होराइजन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, रेडियो होराइजन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। रेडियो होराइजन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, बेसिकली ये जो है होराइजन से लेके ट्रांसमिटिंग एंटीना तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। तो dt क्या होता है, और ये जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना मान लेते हैं हम इसकी हाइट है ht, और रिसीविंग एंटीना की मान लीजिए हाइट है hr। तो dt क्या होगा, dt क्या होगा 2rht, 2rht। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर, और ht क्या? हाइट ऑफ एंटीना, ये लर्न कर लीजिए, और dr क्या होता है 2rhr। तो हमारा dm क्या होगा, dm होगा dt प्लस में dr। कितना हुआ हमारा dm 2rht प्लस 2rhr। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा था प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किन किन तरीके से प्रोपेगेट हुए। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन पढ़ा हमने, स्काई वेव प्रोपेगेशन पढ़ा, फिर हमने स्पेस वेव प्रोपेगेशन पढ़ा। अच्छा, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में एक पॉइंट रह गया। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में हमने बोला था कि जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब हम लंबी दूरी के लिए, लंबी दूरी पे भेजने के लिए हम इसे नहीं यूज कर सकते। हम उन फ्रीक्वेंसीज, उन सिग्नल को यूज कर सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्ज हो। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है द मैक्सिमम रेंज, जो मैक्सिमम रेंज होगी ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन की, जो मैक्सिमम रेंज होगी वो दो बातों पे निर्भर करेगी, डिपेंड्स ऑन, वो दो चीजों पे निर्भर करेगी। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। रेंज हमने पढ़ा था, रेंज होती क्या है? रेंज वो होती है कि जो सोर्स और डेस्टिनेशन तक सिग्नल अपनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ तक किस डिस्टेंस तक
किस डिस्टेंस से मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच की सिग्नल सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ पहुंच सके, वही हमारी रेंज होती है। तो ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन के लिए जो रेंज है वो दो चीज़ों पे निर्भर करेगी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल पे, दूसरा सॉरी पावर ऑफ ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल को भेज रहा है उसमें कितनी शक्ति है, उसमें कितनी पावर है। तो जो मैक्सिमम रेंज है ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन के लिए वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल एंड सेकंड इज पावर ऑफ ट्रांसमीटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलेशन एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको दिल्ली से पंजाब जाना है तो आप गाड़ी में बैठ के जाओगे ताकि आप कुछ घंटों में ईजिली पहुंच पाओ। तो मॉड्यूलेशन में भी क्या होता है कि अगर आपको कोई सिग्नल पहुंचाना है तो सिग्नल जो लो फ्रीक्वेंसी का है उसे कहाँ बिठाया जाएगा, गाड़ी में बिठाया जाएगा, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे बिठाया जाएगा और फिर उसे आगे ट्रांसमिट किया जाएगा। तो ये जो सिग्नल को हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बिठा रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस हुआ, मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो हमारा जो मैसेज सिग्नल था, मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेशन प्रोसेस हुआ। मॉड्यूलेशन प्रोसेस होने के बाद वो क्या बन गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और जो मैसेज जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस हुआ था वो कैरियर वेव की हेल्प से हुआ था। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस से पहले क्या था, मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल भी कह सकते हैं इसे हम बेस बैंड सिग्नल भी कह सकते हैं। या इसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं, जिसे मॉड्यूलेट करना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या हुआ, कैरियर वेव की यूज हुआ, कैरियर वेव की हेल्प ली। ठीक है, तो पहले क्या था, मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको मॉड्यूलेट करना है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस हुआ तो वो क्या बन गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो अब हम मॉड्यूलेशन क्या होता है हमें ये समझ आ गई, पर मॉड्यूलेशन जरूरी क्यों है, मॉड्यूलेशन जरूरी क्यों है, क्यों, वाई देयर इज अ नीड फॉर मॉड्यूलेशन। सबसे पहला पॉइंट, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है, एंटीना की हाइट को कम करने के लिए। तो इसे ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कोई वॉइस सिग्नल है। अब वॉइस सिग्नल जो है उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक। तो मान लो कोई आपको वॉइस सिग्नल भेजना है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, वॉइस सिग्नल भेजना है, मैं फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ एफ से डिनोट कर रही हूँ। तो एक आपकी वॉइस सिग्नल है जो आपको आगे ट्रांसमिट करनी है, भेजनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000 हर्ट्ज है, 1000 हर्ट्ज है। जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। तो अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा अगर हम निकालेंगे C बाई एफ, C क्या है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1000। मान लीजिए आपको एक वॉइस सिग्नल भेजना है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो आप
कितनी हाइट रखोगे एंटीना की कि वो सिग्नल को रिसीव कर पाओ, ये हमारा क्वेश्चन है। ये एक आपकी वॉइस सिग्नल है जो आपको भेजनी है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 1000 किलो हर्ट्ज। तो कितनी हाइट रखोगे एंटीना की कि वो सिग्नल को ईजिली रिसीव किया जा सके, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इससे हमने लैम्डा निकाल लिया 3 × 10⁸ और ये इतना आ गया। तो ये कितना आ गया हमारा 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर। ओके, ये कितना आ गया हमारा 300 किलोमीटर। अब हमें पता है अगर हमें हाइट निकालनी है एंटीना की, अगर आपको हाइट निकालनी है एंटीना की कि कितनी हाइट होनी चाहिए कि आप इस सिग्नल को इजीली रिसीव कर पाओ, तो वो हाइट जो होगी लगभग λ/4 होगी, वेवलेंथ ऑफ सिग्नल डिवाइडेड बाय 4 होगी। तो वो कितनी आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 4, तो कितनी आ गई ये आ गई लगभग 75 किलोमीटर। इतनी हाइट आ गई एंटीना की। अब ये बताओ कि इतनी हाइट, एंटीना की इतनी हाइट, क्या इतना इजी है इतनी हाइट बनाना 75 किलोमीटर? और अगर इसको बना भी दिया जाए तो इसको ऑपरेट करना भी मुश्किल है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी हाइट कम से कम हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी हाइट कम से कम हो तो हमारा वेवलेंथ कम होना चाहिए। वेवलेंथ कम होना चाहिए। वेवलेंथ कम कैसे होगा? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो कम से कम हाइट में आप सिग्नल को रिसीव कर पाओगे। तो अगर आपको कम हाइट चाहिए तो वेवलेंथ ऑफ सिग्नल कम होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। कम वेवलेंथ के लिए आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं, हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में सुपर इम्पोज करते हैं ताकि एंटीना की हाइट को कम किया जा सके, कम हाइट में वो सिग्नल को अच्छे से रिसीव कर सके। ओके, नेक्स्ट है टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स। अब मान लीजिए कि एक ही समय पे बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि हम लो फ्रीक्वेंसी को ही आगे ट्रांसमिट करेंगे तो होगा क्या कि जब एक ही समय पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ट्रांसमिटर्स एक ही समय पे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करें लो फ्रीक्वेंसी के। तो जब वो एक ही समय में ट्रांसमिट होगा तो होगा क्या, चांसेस होंगे कि वो सिग्नल्स मिक्स हो जाए, आपस में मिक्सअप हो जाएं। तो इसीलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भेजे जाते हैं ताकि वो मिक्सअप ना हो। ठीक है, तीसरा रीजन जो है मॉड्यूलेशन करने का वो ये है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। अगर हम बोलते हैं कि एंटीना की लेंथ है L, तो जो पावर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है L/λ के होल स्क्वायर के। ये L क्या है? एंटीना की लेंथ है। तो अच्छे ट्रांसमिशन के लिए, फॉर गुड ट्रांसमिशन, सिग्नल को अच्छे से भेजने के लिए ट्रांसमिशन हमें हाई पावर चाहिए। हाई पावर इज रिक्वायर्ड फॉर गुड ट्रांसमिशन। हाई पावर इज रिक्वायर्ड, तो हाई पावर के लिए हमारी वेवलेंथ कम आनी चाहिए। हाई पावर के लिए ये ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम होगी। तो हमारी हाई पावर के लिए हमें वेवलेंथ जो है वो हमारी कम होनी चाहिए। और वेवलेंथ कम हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वेवलेंथ कम होगी। तो इसीलिए पावर ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उस सिग्नल की शक्ति भी ज्यादा होगी, उसकी पावर भी ज्यादा होगी। इसीलिए मॉड्यूलेशन किया जाता है, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजा जाता है।
तो ये तो था हमारा मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं मॉड्यूलेशन कितने तरह के होते हैं। तो मॉड्यूलेशन जो होता है, मॉड्यूलेशन जो होता है वो एक होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक होता है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक होता है हमारा फेस मॉड्यूलेशन। ठीक है, तीन तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, तीन मेथड्स ऑफ मॉड्यूलेशन होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक फेस मॉड्यूलेशन। तो हमें क्या पढ़ना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, चलिए सबसे पहले आप ये बताइए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का। एक ये वेव है आपके पास, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो इस वेव की हाइट होती है यही एम्पलीट्यूड होता है। जो वेव की हाइट होती है यही तो इसका एम्पलीट्यूड होता है। इट ऑल्सो टेल्स एम्पलीट्यूड हमें ये भी बताता है कि हाउ मच एनर्जी अ वेव हैज, हाउ मच एनर्जी अ वेव हैज, इस वेव में कितनी शक्ति है ये भी हमें एम्पलीट्यूड बताता है। वो वेव्स जिनकी ज्यादा एनर्जी होती है, वेव्स विद मोर एनर्जी, waves with more energy have higher amplitudes। तो वो waves जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा, have higher amplitudes। अब आप एक बात बताइए, जैसे आप टीवी देखते हो तो टीवी देखते देखते आप वॉल्यूम बढ़ाते हो, जो वॉल्यूम बढ़ाते हो तो आप क्या करते हो, आप साउंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो, साउंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि एक होता है हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस, मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। इससे पहले हमारा क्या था, इससे पहले हमारा क्या था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो सिग्नल को मॉड्यूलेट करना था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेशन हुआ, कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज हुआ, तो वो क्या बन गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है मैं उसे डिनोट करती हूँ छोटे एम से, और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो सुपर इम्पोज करके एक नया सिग्नल आया है उसे मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल एम से। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है वो बदलता है, वो वेरी करता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल को मैं कैपिटल एम से डिनोट कर रही हूँ, द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेरी in accordance with the amplitude of modulating signal, with the amplitude of modulating signal। मतलब कि आपका मैसेज सिग्नल आया, मॉड्यूलेशन हुई, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गया वो। ठीक है, तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड जब वेरी करता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार, उसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसे इक्वेशन से समझते हैं। एक वेव होती है, हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैरियर वेव होगी, इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। कैरियर वेव,
कैरियर वेव सी टी। तो एक वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सी साइन ओमेगा सी टी। ये कैरियर वेव होगी, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ये हमारा हुआ मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल कह लो या बेस बैंड सिग्नल कह लो या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कह लो, जिसे मॉड्यूलेशन करना है। तो मैसेज सिग्नल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको स्मॉल एम से ले रहे थे, स्मॉल एम से डिनोट किया था, एम टी इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा एम टी। और जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, जो मॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल आया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे थे, कई बुक्स में एक्स टी भी लिखा हुआ है, वो आएगा ए सी प्लस ए एम ए सी को हम ये बाहर ले आएंगे ब्रैकेट से, 1 प्लस ए एम बाई ए सी साइन ओमेगा सी टी। तो ये जो ए एम बाई ए सी है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ जो कैरियर वेव था, जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल था, इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से, मॉड्यूलेशन इंडेक्स से। तो जो हमारा म्यू यानी ए एम बाय ए सी होता है, ये क्या होता है हमारा, म्यू इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और म्यू जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। म्यू हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब दो ब्लॉक डायग्राम समझते हैं हम। होता क्या है कि इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन आई, ऐसे समझते हैं। देखिए ये हमारा एक मैसेज सिग्नल आया, ठीक है, ये हमारा मैसेज सिग्नल आया। अब इस मैसेज सिग्नल में कैरियर वेव को सुपर इम्पोज किया गया, कैरियर वेव को सुपर इम्पोज किया गया, ठीक है। यहाँ पे लगाया हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ठीक है। अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा उसे आप ऐसे ही ट्रांसमिटिंग एंटीना तक नहीं भेज दोगे, आप यहाँ लगाओगे पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसे इनफ पावर देगा कि इसे हम फिर ट्रांसमिटिंग एंटीना तक भेज सके। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना पे जाने से पहले क्या हो रहा है, एक मैसेज सिग्नल आया, मॉड्यूलेशन हुई, कैरियर वेव की सुपर इम्पोज किया आपने कैरियर वेव को, मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया। अब इसके बाद क्या लगा होगा, पावर एम्पलीफायर, जो इस सिग्नल के इसको एसेंशियल पावर देगा, शक्ति देगा, और फिर ये ट्रांसमिट होगा ट्रांसमिटिंग एंटीना पे। अब इसके बाद क्या होगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना से ये रिसीविंग एंटीना तक जाएगा, और ये जाएगा चैनल के माध्यम से, चैनल के थ्रू। तो हो सकता है ट्रांसमिटिंग एंटीना से जब ये रिसीविंग एंटीना तक जाए तो प्रोपेगेट होते होते ये क्या हो जाए, एटीन्यूएट हो जाए, क्या हो जाए, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, इसकी क्षमता कम हो जाए। तो नेक्स्ट होगा क्या कि ये आपका है रिसीविंग एंटीना। रिसीविंग एंटीना में क्या हुआ कि हो सकता है कि स्ट्रेंथ कम हो जाए, तो हमारे पास क्या आया, एक रिसीव्ड सिग्नल आया, एक रिसीव्ड सिग्नल आया। रिसीव्ड सिग्नल क्या करेगा, यहाँ पे हमारा होगा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करेगा, हमने अभी क्या कहा, ट्रांसमिटिंग एंटीना से प्रोपेगेट होते होते हो सकता है सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाए, वो एटीन्यूएट हो जाए,
तो जो एटीन्यूएट होके जो रिसीव्ड सिग्नल आएगा, एम्पलीफायर उसे क्या करेगा, उसे एम्पलीफाई कर देगा, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को उसने वापस बढ़ाया। फिर इसके बाद एक होती है IF स्टेज, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो आपका मैसेज सिग्नल था, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था, वो कैरियर वेव से सेपरेट हो जाएगा। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज पे जो आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था वो कैरियर वेव से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास लो स्ट्रेंथ का सिग्नल रहा, क्योंकि हमारा कैरियर वेव से वो अलग हो गया। तो अब जो सिग्नल जो हमारे पास रहा वो लो फ्रीक्वेंसी का रहा, मतलब कम स्ट्रेंथ वाला सिग्नल रहा। तो यहाँ पे हमारा लगा होगा डिटेक्टर, ठीक है। यहाँ हमारा क्या लगा होगा, डिटेक्टर। जो हमारा सिग्नल है अब वो लो फ्रीक्वेंसी लो स्ट्रेंथ का रहा। तो यहाँ फिर अगेन लगा होगा एम्पलीफायर। क्या लगा होगा, एम्पलीफायर, जो उसकी स्ट्रेंथ को फिर से वापस इंक्रीज करेगा और फिर हमें मिलेगा आउटपुट। फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो रिसीविंग एंटीना से सिग्नल आया, ट्रांसमिटिंग एंटीना से जब रिसीविंग एंटीना तक जब सिग्नल आया तो हो सकता है कि वो प्रोपेगेट होते होते एटीन्यूएट हो गया हो। तो एटीन्यूएशन हो गया हो तो जो रिसीव्ड सिग्नल आएगा फिर वापस एम्पलीफायर उसे उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, एम्पलीफाई करेगा। उसके बाद IF स्टेज पे, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज पे क्या होगा कि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो लो फ्रीक्वेंसी से सेपरेट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद डिटेक्टर, क्योंकि अब अलग अलग हो गई तो हमारे पास अब क्या आई, लो फ्रीक्वेंसी, हमारे पास क्या आई, कम स्ट्रेंथ की फ्रीक्वेंसी आई, उसे वापस फिर एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा और फिर हमारे पास आउटपुट आएगा, फिर हमारे पास आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना का ब्लॉक डायग्राम और रिसीविंग एंटीना का ब्लॉक डायग्राम। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंटरनेट के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इंटरनेट भी एक कम्युनिकेशन का तरीका ही है। तो इंटरनेट और उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे आप सबको पता ही होगा, ईमेल या फिर गूगल या फिर ई-कॉमर्स, इन सब के बारे में, तो एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। जो इस वीडियो की PDF होगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।